अलग हैं हम। ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। अलग हैं हम। ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपिडा ने नीदरलैंड को ताजे केले की पहली परीक्षण खेप का किया निर्यात। भारत अगले 5 वर्षों में $1 बिलियन मूल्य के केले का कर सकता है निर्यात। एपिडा अध्यक्ष ने कहा कि केले के निर्यात से किसानों की आय में होगी वृद्धि। सर्वोच्च न्यायालय ने वायु प्रदूषण पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार को लताड़ा। कहा कि सरकार अदालत के हस्तक्षेप की क्यों कर रही थी प्रतीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय पंजाब में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर। कहा कि पराली जलाने की घटनाओं को हर हाल में रोके सरकार। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि MSME क्षेत्र में 15 करोड़ से अधिक रोजगार का आंकड़ा पार। कुल 15 करोड़ कामगारों में 3.4 करोड़ महिलाएं। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। खैनी तमिलनाडु वैगई बांध का जलस्तर 69 फीट को पार। खोले गए शटर। खम्बम घाटी में धान की खेती के लिए 105 क्यूसेक छोड़ा गया पानी। तमिलनाडु जल संसाधन विभाग ने वैगई नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए तीसरी चेतावनी की जारी। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा ने ताजे फलों के निर्यात की संभावनाओं को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए नीदरलैंड को INI फार्म्स द्वारा समुद्री मार्ग से ताजे केलों की पहली परीक्षण खेप के निर्यात की सुविधा प्रदान की है। एपिडा ने केले की परीक्षण खेप के लिए तकनीकी सहायता के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय उपोषण कटिबंधीय बागवानी संस्थान लखनऊ का सहयोग लिया है, जबकि INI फार्म्स ने यूरोप में विपणन और वितरण के लिए डेल मोंटे और लॉजिस्टिक के लिए मेरकर्स के साथ साझेदारी की है। एपिडा अध्यक्ष ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि नीदरलैंड को केले का निर्यात शुरू होने से केलों के मूल्य में वृद्धि होगी और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि ये परीक्षण खेप भारतीय केले के लिए यूरोपीय बाजार की महत्वपूर्ण निर्यात क्षमता में वृद्धि करेगा। यूरोपीय बाजार में पहली परीक्षण खेप के साथ यह अनुमान लगाया गया है कि भारत अगले 5 वर्षों में $1 अरब से अधिक मूल्य के केले का निर्यात करने में सक्षम हो सकता है और इससे 25,000 से अधिक किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है और आपूर्ति श्रृंखला में 10,000 से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण आजीविका का सृजन हो सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से खेतों में 50,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने वायु प्रदूषण पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की कड़ी आलोचना की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार अदालत के हस्तक्षेप की प्रतीक्षा क्यों कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और आसपास के राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था। शहर में बारिश चाहे कभी भी हो, जाम से पटी सड़कें, अटे नालों और जल जमाव की हाय तोबाही खबरों में घूमती रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। लोग खुश नजर आए।
बीते 10 दिन से दिल्ली की हांफती फूलती सांसों को राहत मिली। साफ हवा मिलते ही लोगों के जान में जान आई। लगभग 6 मिलीमीटर तक रेनफॉल दिल्ली में हमारे पास रियलाइज की गई है और इसके साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान, यहाँ पर भी बादल छाए हुए हैं और हल्की सी मध्यम बारिश रिपोर्ट की गई है। गुरुवार रात से शुरू हुई बारिश शुक्रवार को भी दिन भर जारी रही। राहत इतनी कि केजरीवाल सरकार को भी बच निकलने का रास्ता मिला। प्रदूषण पर चौतरफा घिरी केजरीवाल सरकार ने ऑड इवन और एनसीआर टैक्सियों की दिल्ली में एंट्री बंद करने के फैसले को फिलहाल टाल दिया है। अब दीपावली बाद बैठक में समीक्षा के बाद तय होगा कि 20 नवंबर के बाद ऑड इवन लागू हो या नहीं। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो 13 तारीख से 20 तारीख तक ऑड इवन का निर्णय लिया था उसे पोस्टपोन किया जा रहा है। दिवाली के बाद प्रदूषण के स्तर की समीक्षा करके और फिर सरकार आगे का निर्णय लेगी। वायु प्रदूषण और गैस चैम्बर वाली स्थिति की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की। दरअसल दिल्ली एनसीआर में धुंध और प्रदूषण के लिए भले ही कई कारक जिम्मेदार हों, लेकिन पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा खेतों में पराली जलाने से प्रदूषण में इसका हिस्सा 24% तक पाया गया है। अदालत ने केजरीवाल सरकार से ऑड इवन को लेकर भी सवाल किए। साथ ही कोर्ट ने प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की स्थिति को लेकर भी नाराजगी जताई। वहीं शीर्ष अदालत ने पंजाब में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने घटनाओं को रोके जाने को जरूरी बताया। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि क्यों न धान की फसल ही पंजाब से चरणबद्ध तरीके से हटा दी जाए, उसकी पैदावार कम कर दी जाए। अदालत की सख्त टिप्पणी की ठोस वजह भी है। एक ओर पराली जलाने से वायु प्रदूषण की समस्या सामने आती है, तो वहीं पंजाब में भूजल स्तर तेजी से घट रहा है। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਵੀ ਉਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਬੀਜ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ। पंजाब की आबो हवा एनवायरमेंटलिस्ट के साथ बैठ के फैसला किया जाएगा। जब तक इसी तरह चलता रहेगा एडॉकिज्म, तो ये इसी तरह दिल्ली को भुगतना पड़ेगा, पंजाब के लोग पहले भुगत रहे हैं। बीते सप्ताह हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने एनसीआर वायु गुणवत्ता प्रबंधन की समीक्षा बैठक के दौरान जानकारी दी थी कि बीते साल के मुकाबले राज्य में पराली जलाने की घटनाओं में 38% की कमी लाई गई है। वहीं पंजाब में इसको लेकर जागरूकता और सरकारी प्रयास का अभाव खटकता है। अगर नासा द्वारा ली गई एक तस्वीर को देखें तो पता चलता है कि पंजाब में पिछले 24 घंटे के दौरान लाइव फायर केस के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एक खबर के मुताबिक 8 नवंबर को वायु प्रदूषण स्तर में 38% योगदान पराली जलाने से आया। इसी साल 15 सितंबर से 7 नवंबर की अवधि में पराली जलाने के कुल 24,695 घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें से 22,981 यानी 93% पंजाब में और 1,605 यानी 7% घटनाएं ही हरियाणा में हुई। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश ने लोगों को राहत जरूर दी है, लेकिन हर साल वायु प्रदूषण की समस्या और पराली जलाने की घटनाओं पर काबू पाना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं से वायु की गुणवत्ता काफी खराब हो गई है और इससे लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सांसों में संकट के साथ ही आंखों में जलन का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है। मुश्किल तो आप देख ही रहे हो सर। जैसे अभी दिवाली का त्यौहार आ रहा है, उससे पहले जो पराली की समस्या होती है, उससे पहले तो उससे जो है दिक्कत पूरी है। आंखें जलती हैं, सांस लेने में तकलीफ है, काफ़ी कफ की दिक्कत आती है और काफ़ी दिक्कतें आती है। तो ये पंजाब में हर साल ही होता है। बहुत मुश्किल है, लोगों के गले खराब हो रहे हैं, खांसी आ रही है, जुकाम हो रहा है, धूल पड़ रही है, दिखता नहीं है कुछ, गाड़ी चलाने में दिक्कत आ रही है, हर तरह की तकलीफें हैं। है जी, ये तो जलाने वालों को सोचना चाहिए कि इसका क्या करना है। उनको तो मालूम लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है इससे। आगे दिवाली भी आनी है, प्रदूषण और फैलना है और बीमारियां बढ़ेंगी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि एमएसएमई क्षेत्र ने 15 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है।
राणे ने उद्यम पोर्टल पर 3 करोड़ से अधिक MSME इकाइयों के पंजीकरण के साथ इस उपलब्धि को सुगम बनाने में उद्यम पोर्टल की महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र किया, जिसमें उद्यम असिस्ट पोर्टल पर पंजीकृत 99 लाख अनौपचारिक MSME इकाइयां शामिल हैं। इन 3 करोड़ पंजीकृत MSME में 41 लाख से अधिक महिलाओं के स्वामित्व वाले MSME हैं। राणे ने MSME क्षेत्र में महिला कामगारों के महत्वपूर्ण योगदान पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि 15 करोड़ रोजगार अवसर जो पैदा किए गए हैं, उनमें 3.4 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। थैनी तमिलनाडु वैगई बांध का जलस्तर 69 फीट पार होने के बाद बांध के शटर खोल दिए गए। तमिलनाडु जल संसाधन विभाग ने मदुरै, डिंडीगुल, थैनी, शिवगंगा और रामनाथपुरम जिलों में वैगई नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए तीसरी चेतावनी जारी की है। मदुरै शहर के पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए 69 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस बीच परियार बांध का जल स्तर जो है 152 फीट की कुल क्षमता में से 125.5 फीट पर था, जिसमें 3726 MCFT का भंडारण था। बांध में 1616 क्यूसेक पानी का प्रवाह हुआ और खम्बम घाटी में धान की खेती के लिए 105 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जल स्तर 69 फीट तक पहुंचने के साथ ही जल संसाधन विभाग ने वैगई के किनारे रहने वाले निवासियों को तीसरी बाढ़ की चेतावनी जारी की है। वैगई बांध के एक इंजीनियर ने कहा है कि अधिशेष पानी को नदी में छोड़ दिया जाएगा और इस वर्ष इस क्षेत्र में प्रचुर वर्षा हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप कुरुवई और सांभा की भरपूर फसल हुई है। पिछले साल 1 जून को पानी छोड़ा गया था। आज आयुर्वेद दिवस है। आयुर्वेद के विषय में सभी को जागरूक करने के लिए आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस लगभग 100 देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है हर दिन सबके लिए आयुर्वेद। आयुर्वेद स्वस्थ जीवन का विज्ञान है। आइए समझते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए आयुर्वेद का क्या महत्व है। आयुर्वेद हमारा प्राचीन ज्ञान है जो स्वस्थ जीवन प्राप्त करने में उपयोगी है। वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष धन्वंतरी जयंती को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस का उद्देश्य आयुर्वेद और उसके अद्वितीय उपचार सिद्धांतों की शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात, पित्त और कफ 3 मूल तत्व होते हैं। आयुर्वेद का सिद्धांत वात, पित्त और कफ के संतुलन पर आधारित है। त्रिदोष के असंतुलन से ही शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में रोगकारक तत्वों को शरीर से बाहर कर त्रिदोष को संतुलित कर उपचार किया जाता है। आयुर्वेद जीवन शैली संबंधित रोगों, त्वचा रोग, श्वसन रोग और कई अन्य गंभीर रोगों के इलाज में कारगर है। आयुर्वेद में उपचार के लिए शोधन, शमन, पथ व्यवस्था, निदान, परिवर्जन, पंचकर्म और रसायन का उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के कई लाभ हैं। इसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायता मिलती है। साथ ही व्यक्ति का जीवन दीर्घायु बनाने में सहायक है आयुर्वेद। इसमें सकारात्मक संबंध और सामाजिक व्यवहार भी शामिल है। आयुर्वेद में प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति की पहचान व आधार पर इलाज किया जाता है। आयुर्वेद उपचार पद्धति से व्यक्ति की प्रकृति में दैनिक संतुलन लाने में सहायता मिलती है। आयुर्वेद में व्यक्ति की दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव लाया जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में आहार, व्यायाम, हर्बल उपचार, मालिश और ध्यान का विशेष महत्व है। आयुर्वेद में उपचार होता है, साथ ही यह जीवन जीने का ऐसा तरीका सिखाता है जिससे जीवन स्वस्थ और खुशहाल होता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और छोटे और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया था। इस मंत्र का असर अब दिखने लगा है। इस बार दीपावली में बाजार स्थानीय उत्पादों से सजे हैं, वहीं खरीदार भी लोकल उत्पादों को हाथों हाथ ले रहे हैं। पेश है बिहार के वैशाली से ये रिपोर्ट। वैशाली में दीपावली पर स्वदेशी वस्तुओं से बाजार फटा हुआ है। कोई मिट्टी के लक्ष्मी गणेश खरीद रहा है तो कोई घर को अलग लुक देने के लिए मिट्टी का लैंप पसंद कर रहा है तो कोई मुखौटा।
विभिन्न प्रकार की आकृति खरीदने में लोग व्यस्त हैं। पहले इन्हीं बाजारों में चाइनीज लाइटों और मूर्तियों की भरमार हुआ करती थी, लेकिन आज हर जगह स्थानीय कलाकारों की बनी मूर्तियां बिक रही हैं। कि काम जो चल रहा है बहुत पुराना चल रहा है, बाप दादा के समय से ये काम चल रहा है। हम लोग भी होश हुए तो ये काम धंधा आगे भी बढ़ा है। और आगे के लिए हम लोग का कोई ऐसा मतलब पूंजी बढ़ाने के लिए कोई ऐसा चीज नहीं हमको सरकार से कोई बेनिफिट मिल रहा है, या ऊपर कोई चीज मिले कि आगे पड़ोस धंधा आगे बढ़ सके। इस बार दीपोत्सव पर प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल का नारा गूंज रहा है। हर जगह हस्त निर्मित वस्तुओं की भरमार है। वहीं विक्रेताओं का कहना है कि 100 रुपए की मूर्ति से लेकर हजारों रुपए की मूर्तियां रोजाना बाजार में बिक जाती हैं, तो वहीं लाखों के सजावट के सामान भी बिक रहे हैं। पहले जहां हाजीपुर के बाजारों में दूसरे राज्यों से लाकर मूर्तियां बेची जाती थी, वहीं इस बार स्थानीय कलाकारों की मूर्तियां दूसरे राज्यों में बिक रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री की इस मुहिम को देश भर में सराहा जा रहा है। बायोकॉन लिमिटेड की चेयरपर्सन किरण मजुमदार शॉ ने वोकल फॉर लोकल को सराहते हुए एक वीडियो भी साझा किया है। कालीन पे गिर गई ताजमहल की सारी, सॉरी गोदरेज की अलमारी में तू मैं जा रही है। मधुबनी बनारसी को कल्याण जी सुना रही है। धनेश मालाबार अम्रपाली कैरेट खरा 24 कैरेट कंगन झुमके चेन, देखो टाइटन की रेंज, थोड़ा लेंस काट का फ्रेम। गाजी की सोन पापड़ी रसगुल्ले पे भारी, कोल्हापुर की चप्पल थोड़ा एक्स्ट्रा स्वैग दिखा रही। आ गई मारुति हमारी, आई कंफ्यूजन की बारी, तोहफा पिक करने की बारी। कश्मीर का केसर, राजस्थान का। और भारत सरकार की अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत देश भर में जल दिवाली कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार 13 जिलों में 7 से 9 नवंबर तक जल दिवाली मनाई गई। लखनऊ में स्थित जल संस्थान के ट्रीटमेंट प्लांट में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भ्रमण कराकर जल को स्वच्छ बनाने और उसके इस्तेमाल की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। भारत सरकार की अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत देश भर में जल दिवाली कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार 13 जिलों में 7 से 9 नवंबर तक जल दिवाली मना रही है। गुरुवार को दूसरे दिन लखनऊ में स्थित जल संस्थान के ट्रीटमेंट प्लांट में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भ्रमण कराकर जल को स्वच्छ बनाने और उसके इस्तेमाल की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इस अवसर पर महिलाओं के लिए नीली साड़ी ड्रेस कोड निर्धारित की गई थी। महिलाओं ने कहा कि जो जानकारी उन्हें मिली है उससे वे भविष्य में जल संचय और उनके उपयोग के बारे में लोगों को आगे भी जानकारी देंगी। यूपी के बांदा में जल दीपावली कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जल संस्थान में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जल संस्थान के अधिकारियों द्वारा जल के शुद्धिकरण और उसकी उपयोगिता व महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान महिलाओं को सरकार की तरफ से एक जल किट का वितरण भी किया गया। समूह की महिलाओं को पूरे प्लांट में जल के एकत्रित करने से लेकर शुद्धिकरण तक के सभी चरणों के बारे में हर क्षेत्र में ले जाकर पूरी प्रक्रिया दिखाई और विस्तार से समझाई गई। इसके साथ ही उन्होंने समूह की महिलाओं को पानी के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए जल संरक्षण के लिए भी प्रेरित किया। आज यहाँ भूरागढ़ जनपद बांदा में भूरागढ़ स्थित 10 MLD जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इसमें जो हमारी NULM की जो महिलाएं हैं उन लोगों की विजिट रखी गई है और इसमें जो है लगभग 40 महिलाओं द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है। और उसके साथ हमने इन्हें बताया कि जो आपको शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है आपके बांदा में, वो किस तरह से हम लोग नदी से उठा करके और उसे शुद्धिकरण करते हैं, वो सारी प्रक्रिया इन्हें बताई गई। कार्यक्रम में आई हुई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का कहना है कि उन्हें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि हमारे घरों तक जो जल पहुंचता है उसको किसी भी प्रकार से बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि विभाग के द्वारा शुद्धिकरण के बाद जो जल हमारे घर तक पहुंचता है उसके लिए विभाग के कर्मचारियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
यहाँ पर जो आयोजन है वो भारत सरकार द्वारा जल दिवाली का आयोजन किया गया है, जिसके तहत हम लोग यहाँ पर आए हैं। बूढ़ागढ़ ऑफिस का जल संस्थान है, जहाँ पर सभी महिलाओं को एकत्रित करके उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमें ये सिखाया जा रहा है यहाँ पर कि किस तरह से नदी से पानी आकर के टैंकरों में भर के इकट्ठा किया जाता है, उसे फिल्टर किया जाता है और अलग अलग प्रकार के इसमें केमिकल डाल करके शुद्ध किया जाता है। और 7 प्रकार के टैंकर बने हुए हैं इसमें और 7 प्रकार से फिल्टर किया जाता है। बिहार के पूर्णिया में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जल दीपावली का आयोजन किया गया। सभी ने जल दिवाली रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं महापौर विभा कुमारी ने कहा कि शुद्ध जल जीवन के लिए बहुत जरूरी है और लोगों को इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। जल को मतलब कैसे शुद्ध किया जाता है, बुडको के सहयोग से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सभी जगह जांच किया जाएगा। इसके लिए ये जल दिवाली कार्यक्रम मनाया जा रहा है और हमारी जो स्वयं सहायता समूह की महिला बहन सब जो है उनको जानकारी दी जा रही है। जल दीपावली में लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो खुद भी जल को बर्बाद ना करें और अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी जल संरक्षित करने के लिए प्रेरित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी खबर की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो शुक्रवार को कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ, जबकि जम्बूसर, नबरंगपुर और मुंबई मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात के जम्बूसर मंडी में 9 नवंबर को सफेद मक्का का भाव रहा 2000 रुपए। 10 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2000 रुपए पर बना रहा। कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 नवंबर को मक्का का भाव था 2200 रुपए। 10 नवंबर को इसके सौदे 240 रुपए उछलकर 2440 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 9 और 10 नवंबर को मक्का 4000 रुपए पर बिकी। इसी तरह ओडिशा की नबरंगपुर मंडी में 9 नवंबर को हाइब्रिड मक्का का भाव था 1950 रुपए। 10 नवंबर को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 1950 रुपए पर हुए। वही बात देश की दूसरी मंडियों की करें तो शुक्रवार को राजस्थान की बेगू मंडी में मक्का का भाव रहा 2100 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2090 रुपए, जबकि राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे 2260 रुपए पर हुए। वही बात मक्का की पैदावार की करें, इस साल खरीफ मक्का की पैदावार बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 27 अक्टूबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ मक्का की उपज 224.82 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 213.51 लाख मीट्रिक टन की पैदावार की तुलना में 11 लाख मीट्रिक टन अधिक है। अनुमान है कि खरीफ मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। बीते 3 सालों की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर देश में दलहन की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275.04 लाख टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन की पैदावार की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 135.43 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल इस दौरान 135.44 लाख टन रही थी।
अरहर, उड़द और मूंग की उपज पर नजर डालें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ अरहर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 34.21 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की पैदावार के लगभग बराबर है। वहीं खरीफ मूंग की उपज 14.05 लाख मीट्रिक टन हो सकती है। इसके अलावा खरीफ उड़द की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 15.05 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश में होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों के दौरान दलहन का निर्यात पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 2,68,000 टन का हुआ, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,60,000 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 92,000 टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता दलहनी फसलों के साथ साथ दूसरी फसलों के उत्पादन को बढ़ाना है और दलहन के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। और मंडी खबर के बाद आइए अब बात करते हैं कुछ और खबरों की और जानते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आजम खान के रामपुर स्थित दारुल अवाम दफ्तर को सील कर दिया गया है और इसके साथ ही रामपुर के समाजवादी पार्टी कार्यालय को भी ताला लगाया गया है। राजस्थान के दौसा जिले में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि मामले का आरोपी एक पुलिस सब इंस्पेक्टर है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ऐसी शर्मनाक घटनाएं राजस्थान में आम बात हो गई हैं। राजस्थान में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा, पूर्व विधायक अशोक तंवर, कांग्रेस के जयपुर से मौजूदा पार्षद राजू अग्रवाल समेत कई नेता भाजपा में शामिल। तमिलनाडु के थिरुपाथुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक बस और निजी वाहन की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने हादसे को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। देश भर में हनुमान जयंती मनाई जा रही है। पवन पुत्र हनुमान जी का भी जन्मोत्सव दीपावली की एक दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी की विशेष रूप से आराधना की जाती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी इसे काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सेंट आर्टिस्ट रूपेश सिंह ने भरत मिलाप और भगवान श्री राम की भव्य कलाकृति को सेंट आर्ट के माध्यम से प्रकाशित किया है। वहीं ललित कला अकादमी के छात्रों ने भगवान श्री राम के बाल काल से लेकर लंका विजय तक के सफर को सेंट आर्ट के माध्यम से दर्शाया है। दीपावली का त्योहार धनतेरस से शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों ने हर्षोल्लास के साथ दीपावली का त्योहार मनाया। उन्होंने पूजा पाठ की और दीप भी जलाए। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।